बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में समझा था, SN1 कैसे होती है, SN2 रिएक्शन कैसे होती है। तो जब हम उसे पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने ये बात की थी कि जो SN1 है रिएक्शन, उसमें आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा कंपाउंड का जब आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और SN2 में आपको क्या मिलता है, SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन होता है। तो बहुत सारे बच्चों को वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, डाउट आ सकता है कि वो सोचेंगे कि ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ये एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन क्या होता है। तो आज उसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम बात करें क्या एनेंटियोमर्स होते हैं, क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्या होते हैं रेसिमिक मिक्सचर। वैसे तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्लास 11th में चीजें पढ़ ली होंगी, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी देखी होगी तो एनसीईआरटी में क्लास 11th में ये सब चीजें नहीं दे रखी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लास 12th में ही है और इसी चैप्टर में ही आपको एक्सप्लेन की गई है ना। यहीं पे जरूरत पड़ती है इसकी SN1 और SN2 में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक बात करेंगे और वो आपकी एक टर्म होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके बारे में आपने सुना होगा, प्लेन पोलराइज्ड, अरे यार मार्कर कैसे चेंज होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या फिर हम इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं PPL। तो क्या होती है ये PPL? नॉर्मल जो लाइट होती है, जो लाइट सोर्स होता है, अगर आप उसे देखते हो तो उसमें से जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में चल रही होगी बेटा, हर डायरेक्शन में होती है लाइट। ऐसा थोड़ी होता है कि बस ईस्ट जाएगी लाइट, वेस्ट जाएगी, अरे कोई सोर्स है उससे तो हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही होगी। आप इस लाइट को जो हर एक डायरेक्शन में निकल रही है, अगर एक स्पेशल प्रिज्म में से पास किया जाए, इस प्रिज्म का नाम आपसे पूछ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, दैट इज निकोल प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म है ये, निकोल प्रिज्म। तो जब लाइट को, नॉर्मल लाइट को, ठीक है, नॉर्मल लाइट को किसी लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट को जब पास किया जाता है निकोल प्रिज्म में से, तो जो हमें लाइट मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ये पोलराइज्ड है, ये केवल इसी प्लेन में चल रही है, एक ही प्लेन में चल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सेकंड बात क्या पढ़ेंगे, सेकंड टर्म हम आप ये पढ़ेंगे कि जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर इसके रास्ते में या इसको पास किया जाए कुछ ऐसे सब्सटेंस के ऊपर, कुछ सब्सटेंस पे मैंने इसको पास किया, तो ये सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहे हैं। मतलब अगर ये ऐसे चल रही थी, इस प्लेन में चल रही थी, तो इसको इसकी डायरेक्शन से बेटा रोटेट कर दिया, किसी सर्टेन एंगल से रोटेट कर दिया, या तो इधर रोटेट कर दिया, या तो राइट रोटेट कर दिया, ये लेफ्ट रोटेट कर दिया। तो जो कंपाउंड PPL को रोटेट कर देते हैं, उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, कंपाउंड रोटेट PPL आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जब आप SN1 और SN2 पढ़ेंगे और जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे तो ये सारी टर्म आपको वहां पर यूज होने वाली हैं। हम जल्दी से इस वीडियो में इन सारी टर्म्स को एक साथ रिवाइज करेंगे जिससे कि आपका कोई डाउट ना रहे। राइट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं हम ऐसे कंपाउंड जो PPL को रोटेट कर देते हैं, और जो रोटेट नहीं करते उनको हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली उनको हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। उनको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ये डिफरेंस हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव कंपाउंड में। कैसे पता चला आपको कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, भाई जो PPL को रोटेट कर देगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो रोटेट नहीं करेगा वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अभी मैंने क्या बोला कि जब ये रोटेट कर रहा है तो मतलब ऐसे थोड़े ऐसे घुमा रहा है, सर्टेन एंगल से रोटेट कर रहा है ना, सर्टेन एंगल से रोटेट हो रहा है। तो अगर इस एंगल को मेजर करना है, अगर इस एंगल को मेजर करना है कि कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, the angle by which the PPL rotated by any compound, that instrument which measure this angle is called polarimeter, is called polarimeter. Polarimeter क्या है, it is a instrument which
मेजर एंगल ऑफ रोटेशन। क्लियर? ये थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया। पोलरीमीटर क्या होता है? पोलरीमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज एन इंस्ट्रूमेंट जो मेजर क्या करेगा? एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करेगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रही हूं आप अब, फोर्थ पॉइंट। तो जब ये पीपीएल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट साइड में रोटेट करे। आपकी ये क्लॉक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर चले, जैसे आपकी क्लॉक चल रही है इधर 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 इधर, तो राइट साइड अगर रोटेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? डी कंपाउंड कहते हैं। डी, स्मॉल डी लिखते हैं ऐसे कंपाउंड के सामने जब उनका आप नाम लिख रहे होते हो। अगर लेफ्ट साइड रोटेट करे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो उन कंपाउंड को हम एल कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर मैं कहूं इन राइट साइड में अगर रोटेट हो गई तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। क्या कहेंगे बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड इतना बड़ा लिखने की बजाय, हम हैं बहुत आलसी आदमी, हम इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखें हर एक कंपाउंड के आगे? इट इज डेक्स्ट्रो, इट इज लीवो। हम क्या करते हैं? उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। हम वहां पे क्या लिखेंगे? स्मॉल डी लिखेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड को कैसे शो करेंगे? स्मॉल डी से शो करेंगे, या फिर हम प्लस लगाएंगे, प्लस को प्लेस करेंगे किसके सामने? डिग्री ऑफ रोटेशन के सामने। प्लेस दिस प्लस बिफोर डिग्री ऑफ रोटेशन। डिग्री ऑफ रोटेशन मतलब कितने एंगल से रोटेट किया। मैंने कहा ये 72 डिग्री से रोटेट करा, ठीक है, क्योंकि राइट साइड रोटेट करा है तो क्या लिखूंगी मैं? प्लस 72 डिग्री लिखूंगी। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो अगर पीपीएल विल रोटेट, राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है आज, पीपीएल विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करे यानी कि लेफ्ट साइड रोटेट करे, लेफ्ट साइड रोटेट करे तो हम उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लीवो रोटेटरी कंपाउंड इतना बड़ा थोड़ा ही लिखेंगे, क्या शो करेंगे? स्मॉल एल, या फिर एंगल ऑफ रोटेशन से पहले माइनस साइन लगा देंगे। एंगल ऑफ रोटेशन से पहले माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। अब याद करो SN1 जो रिएक्शन थी उसमें हमने कहा था कि हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक क्या कर सकता है? लाइट को, पीपीएल को, या तो वो एक जो पीपीएल को है वो राइट साइड रोटेट करेगा और दूसरा लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, ठीक है, हमने ये बात करी थी। तो सच कंपाउंड, सच प्लस एंड माइनस कंपाउंड जो आपको मिलेंगे, एक जो क्लॉकवाइज डेविएट कर रहे हैं और एक जो एंटी क्लॉकवाइज डेविएट कर रहे हैं, इन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? वो आपस में क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अलग अलग कंपाउंड की बात नहीं कर रही हूं, एक ही कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमर की डेफिनेशन क्या होती है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल इज डिफरेंट। एक बेटा घुमा रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक है हमारा लीवो रोटेटरी, एक क्लॉकवाइज में घुमा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है। तो ऐसे कंपाउंड के जो ये आपको दो मिलेंगे आइसोमर्स, दैट आइसोमर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? इस फिनोमिना को कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 6 पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने एक कार्बन बनाया और इस कार्बन के साथ जो चारों ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कैसे हैं? वो डिफरेंट ग्रुप हैं। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल नेचर में है, टेट्राहेड्रल नेचर का है।
इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब इसे मैं अगर ऐसे काटूं दो हाफ में डिवाइड नहीं होता, ऐसे काटूं दो हाफ में डिवाइड नहीं होता। कोई यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी टाइप की यहाँ पर बेटा सिमेट्री नहीं है। तो ऐसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट जुड़े होते हैं, इस कार्बन को कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे इसको। स्टीरियो सेंटर एक और इसके लिए टर्म यूज की जाती है, स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं और कायरल कार्बन भी कहा जाता है, और कायरल कार्बन भी कहा जाता है। लेकिन कई बार चारों ग्रुप जुड़ने के, चारों ग्रुप डिफरेंट होने के बावजूद भी कंपाउंड के अंदर कायरलिटी नहीं होती। तो ये कायरलिटी क्या होती है? जब लैक ऑफ सिमेट्री हो जाए किसी भी वजह से, जब लैक ऑफ सिमेट्री हो जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं, वो जो कंपाउंड होते हैं वो अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी को खो देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड के वो जो कार्बन होते हैं, जो कंपाउंड होता है वो कायरल नहीं होता। मैम ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो चलिए अब आप इसको हम और भी डिटेल में समझते हैं और अपने 8th पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा 8th पॉइंट क्या कह रहा है? वो ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट which form नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये लाइन आपने, ये टर्म आपने इम्पोजेबल प्रीवियस वीडियो में सुनी होगी, बहुत बार आपने ये सुनी होगी, बहुत बार आपने पढ़ी होगी। इमेज, तो ऑब्जेक्ट विच फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज लाइक अ पेयर ऑफ हैंड, है ना, आर कॉल्ड कायरल, आर कॉल्ड कायरल। सारे एसिमेट्रिक कार्बन को रखने वाले कंपाउंड कायरल नहीं होते, वही कंपाउंड कायरल होंगे जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएंगे। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, या आपने हैंड देखे अपने, ठीक है। अगर मैं इस हाथ को ये जो मेरा हाथ है, ये हाथ रखा हुआ है, अगर मैं दूसरा हाथ उठाकर इसके ऊपर रखूं, सुपर इम्पोज करूं, तो आप देख रहे हो ये हाथ, इस हाथ को, नीचे वाले हाथ को, ये मेरा हाथ, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो ये सेकंड जो हैंड है मेरा, वो फर्स्ट वाले को पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा। ये देखो इसका ये वाला जो बॉन्ड समझ लो, ये जो कार्बन है ये बाहर निकला हुआ है, जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे वो बाहर निकला हुआ है, और इस साइड इधर ये पूरा निकला हुआ है। अगर ये ऐसे होता तो ये सुपर इम्पोज होता। ये कैसा होता? सुपर इम्पोज, पूरी तरह से कवर किया होता। लेकिन हमने क्या करना है? उठा के रखना होता है ना, उठा के रखना होता है कंपाउंड। किताब ऐसे बंद होती है ना। लेकिन अगर बुक के ऊपर बुक रखना हो तो कैसे रखोगे? ऐसे ही रखोगे ना। तो कंपाउंड के ऊपर जब कंपाउंड रखोगे तो ऐसे रखोगे। तो जब आपने रखा तो ये पूरी तरह से क्या किया? इसको कवर नहीं कर पाया, यानी कि इट इज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑब्जेक्ट। इट इज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या ये बात आपको क्लियर हुई? नॉन सुपर इम्पोजेबल, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कायरल कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम कायरलिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं बनाएंगे, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बनाएंगे, नॉट फॉर्म्ड, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? एकाइरल कहलाएंगे। तो अगर आपसे कायरल की डेफिनेशन पूछ रहा है तो आपने क्या कहना है? ए मॉलिक्यूल विच फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ए मॉलिक्यूल विच डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड कायरल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 2 पॉइंट वहां याद रखने, कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनानी चाहिए इनको। ऐसे कंपाउंड को हम कायरल कहेंगे। अदरवाइज जो ऐसा नहीं करते उन कंपाउंड को हम एकाइरल कंपाउंड कहेंगे। क्लियर हो गया? तो क्या क्या बात कर ली? व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? पीपीएल क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं जो पीपीएल को रोटेट करते हैं? पोलरीमीटर क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड और लिवो रोटेटरी कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन की बात करी और हमने बात की कायरलिटी की, कायरल और नॉन कायरल कंपाउंड की। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हम डायग्राम से समझेंगे कि क्या होते हैं
एनेंशियोमर्स। चलिए आते हैं आप पॉइंट नंबर 10 पर। पॉइंट नंबर 10 में हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में आपको पता है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या है, ऑब्जर्वर से दूर होता है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है। अगर मैं 3D स्ट्रक्चर बनाऊं किसी भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड की तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, और दो जो बॉन्ड हैं वो इन द प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है। 4 बॉन्ड है कार्बन के, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और 2 बॉन्ड क्या है, इन द प्लेन ऑफ पेपर है। तो ये एक स्ट्रक्चर हुई, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस कार्बन पर जुड़े हुए चारों जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट है। एक OH जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक C2H5 जुड़ा हुआ है, और एक H जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कैसा कार्बन है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। ये कैसा सेंटर है, ये स्टीरियो सेंटर है। इसके अंदर कोई सिमेट्री भी नहीं है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। देखो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए तो ये एग्जाम्पल सिर्फ यहीं पे आप पढ़ रहे हो। अगर आप JEE और नीट की तैयारी कर रहे हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप बहुत वास्ट में पढ़ते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ क्लास 12 की बात कर रहे हो तो वहां पे आपको बस एक बात याद रखनी है कि अगर केवल एक कायरल कार्बन होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर तो वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी जरूर होगी, क्योंकि वहां कोई भी तरह की सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 2 कायरल सेंटर होते हैं, 2 से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, तो वहां पर सिमेट्री आ सकती है। तो अगर केवल एक सिंगल, अगर आपके पास सिंगल, ठीक है, कायरल कार्बन है तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा बेटा, ये आपका एक स्टार वाला आंसर है, इसको तो याद रखेंगे, है ना। जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि भैया यहाँ पे सिमेट्री तो हमने पढ़ी ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि एक कार्बन वाला है तो वहां पे तो बेटा सिमेट्री की बात ही नहीं है, इसको आप 2 हाफ में डिवाइड ही नहीं कर सकते, है ना। तो ये कायरल सेंटर भी है, ये सिमेट्रिक कार्बन है, ये स्टीरियो सेंटर है। और जब हमने इसको मिरर के सामने रखा तो इसकी मिरर इमेज बनी। यहाँ पे देखो OH इस साइड है तो OH इसी साइड आएगा। मिरर इमेज आपने देखी ना, अगर मैंने ये हैंड यहाँ रखा है तो इसकी मिरर ऐसे ही तो बने, इसकी इमेज ऐसे ही तो बनेगी। ये इसकी मिरर इमेज है, इसको मैं कह देती हूँ ये A है और ये B है। अब इस B को उठा के अगर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूं तो क्या ये पूरी तरह से सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है? जी नहीं, क्योंकि एक कंपाउंड इधर है, जब इसे उठा के इधर रखूंगी तो इसका एक कंपाउंड इधर है, 3 इधर आएंगे, तो इट इज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या है ये दोनों? A एंड B किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है? आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो A और B को आपस में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एनेंशियोमर। A इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, B इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। देखिए डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। याद रखेंगे, एनेंशियोमर्स की डेफिनेशन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो ये एनेंशियोमर्स होते हैं इनकी आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड कर रही है बेटा? उनके मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड कर रही है। वो तो सेम है, मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, सॉल्युबिलिटी सेम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। तो डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा केवल उनका बिहेवियर टुवर्ड्स द पीपीएल। पीपीएल को वो किस साइड रोटेट करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, सिर्फ यहाँ डिफरेंस आएगा। तो वो कंपाउंड जो सब सारी प्रॉपर्टी सेम रखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, केवल पीपीएल के लिए उनका बिहेवियर अलग होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ऐसे आइसोमर्स को हम एनेंशियोमर्स कहते हैं। एंड दे आर शोइंग द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई? अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 11, एंड दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर? रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है कि ये एक मिक्सचर है जिसके अंदर एनेंशियोमर्स प्रेजेंट होता है। इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, ए मिक्सचर कंटेनिंग
containing enantiomers in equal amount. इन इक्वल अमाउंट में इसके अंदर क्या है, एनेंशियोमर्स प्रेजेंट है। तो एक मान लो 50:50 की रेशो में यहाँ पर एनेंशियोमर्स प्रेजेंट है, एक D प्रेजेंट है 50 और L प्रेजेंट है 50, यानी कि जो आधा जो लाइट है उसको आधे कंपाउंड किधर कर रहे हैं, या आधे मोल किस साइड कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, और आधे मोल किस साइड कर रहे हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल रोटेशन क्या हो जाएगी, ओवरऑल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, सॉरी मिक्सचर, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जब आपने एक 50% आपने लिया यहाँ पर D, 50% लिया आपने उसका L, सेम कंपाउंड का 50% D लिया 50% L लिया, दोनों को मिला दिया, तो जो मिक्सचर बना दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर, बिकॉज देयर इज इंटरनल कंपनसेशन, नो इट इज नॉट इंटरनल, इट इज एक्सटर्नल कंपनसेशन। आप पढ़ोगे और डिटेल में जब मीजो कंपाउंड, वहां पर इंटरनल कंपनसेशन होता है। एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, मिक्सचर के अंदर 50% क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, 50% क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा बेटा, नेट रिजल्ट तो 0 आ जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा मिक्सचर। ये क्लियर हो गई, ये बात यहाँ पर समझ में आ गई। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर को क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। जब हम एनेंशियोमर्स से, एक और पॉइंट नोट करेंगे, 12th पॉइंट, एनेंशियोमर्स को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो इस फिनोमिना को कहते हैं रेसिमाइजेशन। इस फिनोमिना को ही कहते हैं रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन क्या होता है, इसको रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। रेसिमाइजेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर्स इनटू रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 2-ब्यूटेनॉल लिया, 2-ब्यूटेनॉल इज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, आपने लिया D2-ब्यूटेनॉल, एक आपने लिया L2-ब्यूटेनॉल, दोनों को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो आपको एक मिक्सचर मिला, ये भी 50% लिया, ये भी 50% लिया, तो आपको जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको हम DL कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, DL कहते हैं, DL, या फिर हम इसको प्लस माइनस से शो करते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस से शो करते हैं, आपको प्लस माइनस ब्यूटेनॉल मिलेगा। अगर प्लस माइनस लिखा हुआ है, अगर DL लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है, और वो मिक्सचर कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है, राइट। अब एक लास्ट 13 पॉइंट बता रही हूँ, उससे आप रिवाइज कर पाएंगे अपने सारी टर्म्स, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, और एक और बात, रिटेंशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जो SN1 और SN2 में हमने बात की थी, उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए ये मुझे हटाना पड़ेगा अभी के लिए। ये एक कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड है ना, इधर मैंने X जोड़ दिया इसके। ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्यों कह रही हूं मैं इतनी छोटी सी ऑप्टिकली एक्टिव, भैया एक ही स्टीरियो सेंटर है, एक ही यहाँ पर कायरल सेंटर है, एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है, तो ये 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, किसी भी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब ये रिएक्शन में जब गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर हुई, मान लो कोई Y ग्रुप आया और वो किसको रिप्लेस कर रहा है, X को रिप्लेस कर रहा है, तो क्या होगा,
यहाँ पर केवल और केवल ये जो बॉन्ड है, केवल ये बॉन्ड टूटा और उसकी जगह Y आ गया, उसकी जगह Y आ गया, ठीक है। बाकी स्टीरियो सेंटर से जुड़े हुए बॉन्ड है वो ऐसा ही रहे, केवल इसकी जगह क्या आ गया, Y आ गया। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन प्लस था तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी प्लस ही रहा, तो इसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी कंपाउंड का आप सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है और केवल एक कंपाउंड को हटा रहा है और कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही। कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि भाई अगर वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही है, अगर वो लीवोरोटेटरी था इनिशियली तो वो लीवोरोटेटरी ही प्रोडक्ट बना। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 रिएक्शन में SN1 रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलिए दूसरा क्या यहां पर हो सकता है, दूसरा अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वाई आया, न्यूक्लियोफाइल आया तो लिविंग ग्रुप की जगह ही, आया तो लिविंग ग्रुप की जगह ही, लेकिन ये पूरा का पूरा इन्वर्ट हो गया। देखो जैसा यहां था, जैसा यहां था, ये उसका इन्वर्टेड फॉर्म है, ये इसकी इन्वर्टेड फॉर्म है, राइट। इसमें क्या है, इस साइड जुड़ा हुआ है एक्स, इसमें इस साइड जुड़ा हुआ है एक्स, इसमें वाई इसी साइड जुड़ा था, तो इसे हमने कहा था रिटेंशन। लेकिन इसमें अपोजिट साइड जुड़ा है, इसमें क्या है, अपोजिट साइड जुड़ा हुआ है, इन्वर्ट हो गया। जैसे क्या होता है, आपने छाता लिया हुआ है, छाता हवा में उल्टा हो जाए, ठीक है, छाता कैसा हो जाए, हवा में उल्टा हो जाए, वही हुआ। यहाँ से अगर आपने पकड़ा हुआ है, ये छाता है, ये छाता है, ठीक है, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया ना, देखो उल्टा हो गया, राइट। इसे कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अम्ब्रेला को कह रही हूं मैं, छाता है ना, कई बच्चों को हिंदी नहीं आती, बहुत अंग्रेज होते हैं, उनको हिंदी नहीं आती, उनको छाता नहीं पता क्या होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर ये प्लस है तो ये बेटा माइनस होगा, इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये डी है तो ये एल बनेगा, ये एल है तो ये डी बनेगा, इसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन कहाँ देखने को मिलता है, SN2 में आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, SN1 में आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। लेकिन SN1 में आपको एक चीज और मिलती है, वो क्या है कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और आपको A प्रोडक्ट भी मिले, इसको मैं आप A कह देती हूं और इसको मैं B कह रही हूं, ठीक है, आपको A भी मिले और B भी मिले, तो क्या मिले आपको, A भी मिले और B भी मिले, देखिए कैसे, और दोनों मिले आपको इक्वल अमाउंट में, दोनों मिले आपको इक्वल अमाउंट में, 50-50%, तो दिस इज कॉल्ड DL, दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, जो मिलता है आपको SN1 में, ठीक है, इट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। ये बात समझ में आ गई, ये प्रोसेस कहलाएगी रेसिमाइजेशन। यहाँ पर आपको A प्लस बी मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, A प्लस बी मिलेगा, ये क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया आपको। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया, स्टीरियो सेंटर के बाकी कोई बॉन्ड नहीं टूटे, जिधर से लिविंग ग्रुप गया उधर ही न्यूक्लियोफाइल आ गया, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन था, कॉन्फ़िगरेशन माने तो जो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी था या लीवोरोटेटरी था वही सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, बिल्कुल वही रहने वाला है प्रोडक्ट, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करता है तो उसे रिटेंशन कहते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट करता है, ठीक है, तो उसे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर इन्वर्टेड फॉर्म और रिटेंशन वाली फॉर्म दोनों इक्वल अमाउंट में आपको मिलती हैं तो एक मिक्सचर मिलता है जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, चाहे वो पीपीएल हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी हो, कायरलिटी हो, रिटेंशन हो, इन्वर्जन हो या रेसिमिक मिक्सचर। अब अगर आप SN1 और SN2 को फिर से एक बार पढ़ोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपको थोड़ा बहुत ऐसी चीज थी जिसमें आप अटक रहे थे, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ में नहीं आ रही थी,
रेसिनिक मिक्सचर समझ में नहीं आ रहा था, वो जो टर्म्स ही समझ नहीं आ रही थी एनेंटियोमर्स वगैरह, तो अब वो आपकी आई होप क्लियर होगी होगी। तो आज हमने इस वीडियो में जो हमारी प्रीवियस वीडियो की प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की है, और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बेटा ऐसे ही पढ़ते रहिए आप और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।